देश भर में आप प्रदर्शन कर रहे हैं जी राम जी को लेके, जी राम जी को लेके। मुझे बताइए क्या गलत हो रहा है इसमें, और अभी तक क्या सही हो रहा था कि आपको उसमें ऐतराज नहीं था। पूरे सदन के सत्र से आप गायब रहते हैं, आप कहीं आए जाएं, परिवार के साथ रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट जब सत्र चलता है, ऐसे में जब आप जिम्मेदार पद पर होते हैं तो आपकी अहमियत और ज्यादा होती है। आप उस दौरान नहीं दिखते। आवाज में देखा जाए जिस तरीके से आज राजद जिस स्तर पर पहुंच गई है, अगर ये लोग सिर्फ वोट चोरी और बहानेबाजी करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब राजद का नामो निशान मिट जाएगा। हर योजना जो हम लोग लेकर आते हैं, विपक्ष सीधा उसको भ्रमित करने का काम करता है। महिलाओं को सशक्त करने की सोच के साथ जो 10,000 रुपए वाली योजना लाई गई, उसको भी उसी तरीके से कि रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं। भैया समझ में आता है आप लोगों को कि फर्क क्या है दो चीजों में? आदाब, नमस्कार, मैं हूं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज 9 वर्ष में पहली बार एलजेपी ने बिहार में प्रेस वार्ता की। एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उसमें सीधे तौर पर विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि मनरेगा के मामले को जिस तरीके से विपक्ष उठा रही है, मेन मुद्दा है उनको एलर्जी राम से है। जी राम जी नाम जो रखा गया उसको लेकर के आपत्ति है, न कि मनरेगा को नाम लेकर के। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार इस तरीके के नाम सुधार हुए हैं, जितनी योजनाएं हैं सब में बदलाव होते रहे समय समय पर, और जैसी ज़रूरत पड़ गई उस हिसाब से उसमें चीज़ें हुई है। और भी चीज़ों पर उन्होंने खास तौर पर बंगाल चुनाव के बारे में कहा कि हमारी पार्टी वहाँ पर एक्टिव है और हमने प्रभारी बना करके खगड़िया सांसद राजेश वर्मा को भी वहां भेजा हुआ है और उसके लिए पूरी टीम हमारी लगी हुई है और चुनाव के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बाकी बात यह है कि साथ में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे ना लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, इन सब चीज़ों पर अभी चर्चा हो रही है, अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। क्योंकि इस नए साल में पार्टी की तरफ से आयोजित ये पहली प्रेस वार्ता है, ऐसे में यहाँ पे मौजूद प्रेस मीडिया के तमाम साथियों को, आपको, आपके परिवार वालों को मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से नववर्ष की फिर शुभकामनाएं, और आपके माध्यम से बिहार की जनता को भी नववर्ष की शुभकामनाएं, इस उम्मीद, इस विश्वास के साथ कि ये साल बीते हुए सालों से ज्यादा बेहतर, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा खुशहाली लेकर हम सबके जीवन में आए, ये कामना करता हूं। साथियों, आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यकीनन बिहार प्रदेश से जुड़े हुए कई विषय, पार्टी से जुड़े हुए विषय जो आपके समक्ष मैं भी रखूंगा, आप लोगों के यकीनन कई सवाल भी होंगे, इनके भी हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पर इन तमाम बातों से पूर्व एक राष्ट्रीय मुद्दा जिसके बारे में मैं आप सबके समक्ष अपनी बातों को, अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बातों को रखना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष ने पिछले कुछ सालों में, कांग्रेस, राजद जैसी पार्टियों ने पिछले कुछ सालों से झूठ बोलकर और लोगों को भ्रमित कर कर डराने की राजनीति की एक नई परंपरा शुरू की है। जितने भी विषय सरकार के द्वारा उठाए गए या फैसले लिए गए या नीतिगत विषयों पे जब जब सरकार ने अपनी बातों को रखने का काम किया, ऐसे में विपक्ष ने जनता के बीच एक डर का, एक भय का माहौल तैयार करने का प्रयास किया, और इस सोच का नेतृत्व कांग्रेस जैसे दल ने बखूबी तरीके से किया है। शुरू से लेकर अभी तक अलग अलग समय पर लिए गए फैसले, भले वो एनआरसी की बात हो, सीए की बात हो या फिर एसआईआर जैसा विषय हो,
तमाम इन विषयों को लेकर विपक्ष ने जनता को भ्रमित करने का काम किया। सीए जैसा कानून जो कि नागरिकता देने वाला कानून था, उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर में एक आगजनी का माहौल खड़ा करने का काम किया, जबकि ये ऐसे देशों के अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने की सोच के साथ बनाया कानून था, जो अपने देशों में अल्पसंख्यक है और वहां पे बहुसंख्यक मुसलमान आबादी है। और इन्होंने क्या भ्रम फैलाया कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, मुसलमानों को यहाँ पे नागरिकता नहीं दी जाएगी, बल्कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। इस बात का माहौल देश भर में बनाया गया। आज आप देख लीजिए बांग्लादेश जैसे देशों में किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है धर्म के आधार पर। इन तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस विषय को लाया गया। एसआईआर जैसा विषय जो कि देश में कोई पहली बार नहीं, निरंतरता में इस प्रक्रिया का पालन किया गया है, जहां पे समय समय पर वोटर लिस्ट को रिव्यू किया जाता है। कारण कई होते हैं, कई बार कई सदस्यों का दुखद निधन हो जाता है, उनका नाम काटना जरूरी होता है। कई लोग दूसरे राज्यों में चले गए होते हैं, उनका नाम हटाना जरूरी होता है। कई फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, उनका नाम जोड़ना जरूरी होता है। तो ये रिव्यू चलता रहता है समय समय पर, रेगुलर इंटरवल्स पे। अब एसआईआर को लेकर क्या वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। बिहार में कांग्रेस और उनके नेता राहुल जी ने 12-15 दिन तक एक ऐसा माहौल तैयार करने का प्रयास किया कि ना जाने अगर एसआईआर आ गया तो क्या हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा कि हंगामा सड़क पे तो किया, बट जहां पे औपचारिक आपत्ति दर्ज करानी थी, किसी ने जाकर वहां पे कोई आपत्ति दर्ज नहीं करे। और ना ही भाई हम लोग के भी तो बीएलए हैं हर एक जगह पे, हर बूथ पे। हम लोगों के बीएलए के माध्यम से भी कहीं हम लोग को कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि ये गड़बड़ी हुई, वो गड़बड़ी हुई। और अगर इतने बड़े स्तर पे कोई गड़बड़ी होती तो भैया बिहारी हैं, खामोश थोड़ी बैठते, सड़क पर आते, अपने हक, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का काम करते। पर पूरा चुनाव शांतिपूर्वक बीत गया, कहीं कोई ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली। मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में एनडीए को जरूरत नहीं है कि हम लोग कोई ऐसी परिस्थिति तैयार करें कि विधायकों को तोड़े या अपने साथ लाने के लिए हम लोग बहुत उत्साहित हो। एक मजबूत सरकार है, 200 प्लस से ज्यादा विधायकों के साथ हमारी एनडीए की सरकार चल रही है। मैं इतना मैं जरूर मानूंगा कि विपक्ष के कई ऐसे दल हैं जिनके विधायकों ने समय समय पर संपर्क जरूर किया है, उनकी इच्छा जरूर रही है। मैं अब खुद भुगतभोगी रहा हूं, मेरी पार्टी को तोड़ा गया है, तो मैं उस दर्द को समझता हूं जब किसी दल के टूटने की परिस्थिति आती है। और मैं कतई ऐसी किसी परिस्थिति को एनकरेज मैं नहीं करता हूं। बट हाँ, मेरे पार्टी के नेताओं के संपर्क, मेरे से भी कुछ लोगों ने संपर्क साधा है। आते हैं, नहीं आते हैं, टूटते हैं, नहीं टूटते हैं। पर हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस जैसे दल, राजद जैसे दल, उनके कई विधायक नेता ऐसे हैं जिनमें असंतोष है। और असंतोष इस बात को लेकर ज्यादा है, देखिए चुनाव में हार जीत लगी रहती है, पर अगर पार्टी का नेतृत्व अपनी जिम्मेदारियों से भागने लग जाए तो गलत है। 2020 में एक बार आप लोगों को चाहूंगा कि आप में से जो साथी उस वक्त थे याद कीजिएगा, 2020 शायद 10 नवंबर को रिजल्ट आया था, मैं शायद डेट में आगे पीछे गलत हो सकता हूँ, बट जिस दिन रिजल्ट आया था उसके ठीक अगले दिन मैं आप लोग के सामने था। अगले दिन मैंने आप लोगों से प्रेस वार्ता की थी, जिम्मेदारी ली थी कि हाँ मेरी पार्टी चुनाव हारी है, हम लोग का प्रदर्शन ऐसा नहीं रहा। जब आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो कार्यकर्ताओं में भी निराशा आती है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे सदन के सत्र से आप गायब रहते हैं, आप कहीं आए जाएं, परिवार के साथ रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट जब सत्र चलता है, ऐसे में जब आप जिम्मेदार पद पर होते हैं तो आपकी अहमियत और ज्यादा होती है। आप उस दौरान नहीं दिखते, आप संवाद नहीं करते मीडिया के साथ, आप कारण पे विश्लेषण करके नहीं बताते कि क्यों राजद की इतनी करारी हार हुई। इतिहास में देखा जाए जिस तरीके से आज राजद जिस स्तर पर पहुंच गई है, अगर ये लोग सिर्फ वोट चोरी और बहानेबाजी करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब राजद का नामो निशान मिट जाएगा। और इनको समझना होगा कि परिस्थिति आज से नहीं 2005 से बनी हुई है।
इनको तो बीच में जीवन दान मिलता है। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 में इनको जीवन दान दिया, 2020 में मैंने इनको जीवन दान दिया। नहीं तो ये राजद तो 2005 के बाद से खत्म है। 10 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत रही, 15 में एनडीए एकजुट रहता तो ऐतिहासिक जीत होती, यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी चुनाव लड़ता तो भी परिणाम यही रहता। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट्स होते और ऐसे में स्टेट को कभी उस ओनरशिप का एहसास ही नहीं हुआ। मनरेगा में कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ना के बराबर उनका योगदान होता था, उनको कभी फर्क ही नहीं पड़ा। पर आज जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाएगी, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत अब ये जिम्मेदारी जब बांटी जाएगी तो राज्यों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होगी और राज्य भी इस बात को अब सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग काम कर रहे हैं सही में वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि राज्य का भी योगदान अब उसमें जा रहा है। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि भारत के संघीय ढांचे को, फेडरल स्ट्रक्चर को और सशक्त करने की सोच के साथ ये जो बदलाव किए गए हैं उसका यकीनन लाभ मिलेगा। प्रैक्टिकल तौर पर भी देखिए, इससे पहले से मिट्टी खोदने के काम में लगाया जाता था, आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए जाएंगे। रूरल एरिया के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इसके तहत लिए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का, व्यवस्था का निर्माण इसके माध्यम से किया जाएगा। सही मायनों में इस योजना का लाभ न सिर्फ उन गरीब मजदूरों को मिले बल्कि उनके माध्यम से हमारे क्षेत्र, हमारे राज्यों को भी मिले। ये बदलाव हम लोगों ने इस योजना में किए हैं। मैं पुनः कहता हूं कि भैया मेरिट्स पे डिस्कस कीजिए ना, और हम लोग करने को तैयार हैं, आप कीजिए और बेहतर सुझाव आएंगे उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, क्यों नहीं करेंगे। पर ये सिर्फ भ्रम फैलाते रहना, देश भर में आप प्रदर्शन कर रहे हैं जी राम जी को लेके, जी राम जी को लेके, मुझे बताइए क्या गलत हो रहा है इसमें, और अभी तक क्या सही हो रहा था कि आपको उसमें ऐतराज नहीं था। हर चीज में आपको सुधार चाहिए, बट अगर कहीं पे सही में सुधार किया जाता है तो आपको ऐतराज होने लगता है। हकीकत में ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार के ऊपर केंद्र सरकार, मेरे प्रधानमंत्री जी का सीधा प्रहार है और इस बात की तिलमिलाहट है। ये लोग जितना आज अलग अलग क्षेत्रों में जाके प्रदर्शन कर रहे हैं जिला मुख्यालयों पर, ये वही प्रदर्शन है जो इन्होंने कभी सीए को लेकर, कभी एसआईआर को लेकर किया था। क्या हुआ भैया, देश को आप कुछ दिनों के लिए आगजनी में झोंकते हैं, देश को भ्रमित करने का आप काम करते हैं और उसके बाद वही बात ठंडे बस्ते में चली जाती है। अगर आपके पास कोई सुझाव है, मैं कहता हूं मेरिट पे डिस्कस कीजिए, हम लोग तैयार हैं। आप बताइए कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। क्या भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करना गलत सोच है? क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट एंड सेंटर की शेयर करना गलत सोच है? और उसमें स्टेट में तो इनकी चिंता मैं बार बार कहता हूं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बचे कुचे भी जो राज्य हैं, इसके बाद हम लोग बंगाल में भी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, जो इनके बचे कुचे राज्य भी हैं, और इस बार डाउन साउथ भी आप देखिएगा एनडीए की सरकार बनेगी। तमिलनाडु जैसे राज्यों में वहां पे भी हम लोग की सरकार बनेगी, क्योंकि आज देश ये अनुभव कर रहा है कि भैया डबल इंजन की सरकार के क्या मायने होते हैं, क्या लाभ होते हैं। तो इसीलिए विपक्ष कतई स्टेज के ऊपर पड़ने वाले बोझ को तो आधार बनाने का काम ना करे, बट हाँ बताए कि अगर हम लोग 125 दिन ज्यादा दे रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं? क्या हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इसके तहत अंडरटेक कर रहे हैं, क्या हम लोग वो गलत कर रहे हैं? क्या हम लोग इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर रहे हैं? मनरेगा में अभी तक कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं थी, कोई बायोमेट्रिक्स नहीं होता था, कोई मॉनिटरिंग नहीं होती थी, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, कोई एआई का इन्फ्लुएंस नहीं होता था। इन चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया है टू मेक श्योर कि इसमें लीकेजेस ना के बराबर हो। इस सोच के साथ हम लोग इसको लेकर जाने का काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं आप सबके माध्यम से, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूं कि देश में, हमारे बिहार में लोगों तक ये मैसेज जाए कि किस तरीके से इस योजना से आने वाले दिनों में हमारे गरीब मजदूरों को सशक्त करने की सोच के साथ इसका निर्माण किया गया है। हर योजना जो हम लोग लेकर आते हैं, विपक्ष सीधा उसको भ्रमित करने का काम करता है। महिलाओं को सशक्त करने की सोच के साथ जो 10,000 रुपए वाली योजना लाई गई, उसको भी उसी तरीके से कि रेवड़ी बांट रहे हैं,
भैया समझ में आता है आप लोगों को कि फर्क क्या है दो चीजों में? तो आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कहा कि हम चुनावी तैयारियों में हैं और असम में दोबारा से वापस आएंगे और बंगाल में एक बार बंगाल में बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है, एनडीए सरकार बनाने जा रही है और हम लोग मजबूती के साथ एनडीए में हैं और वहाँ भी इसी तरीके से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और फूड प्रोसीडिंग के बारे में कहा कि बिहार में हम एक अलग तरीके की ज़मीन की बात कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर उन योजनाओं को लाएंगे बिहार के अंदर और बिहारियों के मुद्दे जो हैं और रोज़गार से मुतालिक उसको लेकर के भी कहा है कि बिहार में फूड प्रोसीडिंग की जो हमारा जो मंत्रालय है उसका भी लाभ बिहारियों को मिलने जा रहा है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।